हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। हेमेटोलॉजी में हीमोस्टेसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोफीलिया इन डिटेल। वी नो व्हाट इज हीमोस्टेसिस। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। जब कभी चोट लगती है, खून बहने लगता है और थोड़ी देर बाद जो है खून बहना बंद हो जाता है। कुछ ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो हमने अपने पिछले सेशन में भी डिस्कस करे थे, जिसमें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया। नाउ, हीमो वर्ड इज रेफरिंग टू ब्लड एंड फीलिया वी जनरली से इज रिलेटेड टू लव और सम काइंड ऑफ अटैचमेंट. But when we say hemophilia, let's see what is the origin of this term. In 1828, Frederick Hoff, he coined the term hemophilia, और इसका जो रूट्स हैं या इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा से है, वेयर द हेम इज रेफरिंग टू ब्लड एंड वी नो फिलिया रेफर्स टू लव, सो इट बेसिकली मीन्स द टेंडेंसी टू ब्लीड. हेमोफीलिया एक ब्लीडिंग रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड टेक्स लॉन्ग टाइम टू क्लॉट, और अगर कहीं कोई मेजर इंजरी हो जाए, कोई मेजर कट हो जाए, तो हो सकता है वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाए कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. सो सिवियरिटी जो है हीमोफीलिया की ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे. So hemophilia is a genetic disorder and it is a bleeding disorder in which blood doesn't clot normally. ऐसा नहीं है कि ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं, ब्लड क्लॉट करता है, ज़्यादा लंबा समय लग सकता है उसमें, या और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो हम देखेंगे. ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली किस कारण से? या तो जो क्लॉटिंग रिलेटेड फैक्टर है, कोई पर्टिकुलर फैक्टर, फैक्टर 8 हो सकता है, फैक्टर 9 हो सकता है, फैक्टर 11 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हेमोफीलिया ए, बी और सी. तो वो क्लॉटिंग फैक्टर या तो एब्सेंट है, या फिर उसकी डेफिशिएंसी है, या वो क्लॉटिंग फैक्टर एबनॉर्मल है. राइट? सो ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली ड्यू टू deficiency or absence of the specific clotting factors. Different clotting factors, right? It's also known as bleeder's disease. So होगा क्या इसमें? As a result, even the minor injuries can lead to prolonged bleeding. And severe cases के केस में, severe hemophilia के केस में हो सकता है एक्सटर्नली कोई बाहर से इंजरी ना भी हो, but there can be spontaneous internal bleeding, खास करके joints में, हेम आर्थ्रोसिस जिसे हम कहते हैं, और इवन मसल्स में हेमेटोमा फॉर्मेशन हो सकते हैं. तो सीवियर केसेस में अपने आप इंटरनल स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है. नाउ, as we have discussed in detail that blood coagulation or blood clotting, it is a cascade process and it involves blood vessels, platelets, clotting factors. hemostasis के अलग अलग steps हम जान चुके हैं. There is vascular spasm, there is formation of the platelet plug, and then there is blood clotting. In blood clotting, there is formation of prothrombin activator, which converts prothrombin into thrombin. Thrombin converts fibrinogen into fibrin. Then a clot is formed and then clot retracts. So it's a multi-step process. So that means blood clotting में या overall hemostasis में platelets का important role है. तो क्या हीमोफीलिया के केस में प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल है या नहीं है? यस, इन केस ऑफ हीमोफीलिया platelets are normal, but clotting factors are deficient, so the clotting cascade is interrupted. Clotting factor 8, 9 or 11, that we'll see. So what are the different types of hemophilia? There is hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C. In hemophilia A, there is deficiency of factor 8. In hemophilia B, there is deficiency of clotting factor number 9. And in hemophilia C, it is deficiency of clotting factor number 11. इसके अलावा और भी hemophilias होते हैं. We'll talk about hemophilia D also. Now, hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C.
दे आर रिलेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फैक्टर 8, 9 एंड 11. फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वाले जो हेमोफीलियाज हैं दे आर कॉमनली अकरिंग एंड दिस वन इज रेयर. और इन दोनों में से भी ज़्यादा हमें हेमोफीलिया ए देखने को मिलता है. इस बात की भी वजह है कि ज़्यादातर केसेस में हेमोफीलिया ए ही क्यों होता है. विल सी दैट व्हाट इज द रीज़न. उसके लिए हमें उसके जेनेटिक लेवल पे जाना पड़ेगा कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें किस किस तरह की अलग अलग तरह की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. हेमोफीलिया ए, व्हाट इज द कॉज? डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8. फ्रीक्वेंसी मोस्ट कॉमन 80% एंड इवन मोर देन 80% केसेस में हमें हेमोफीलिया ए देखने को मिलता है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. विल डिस्कस दैट इन डिटेल. कौन सा जीन इन्वॉल्व है इसमें? The name of the gene is F8. This 8 is referring to clotting factor 8. The gene which is responsible for the synthesis of the clotting factor number 8, जो कि X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, उस जीन में abnormality आ जाती है. हेमोफीलिया बी के केस में what is the cause? The cause is deficiency of clotting factor number 9. Comparatively it is less common. और ये क्यों लेस कॉमन है हेमोफीलिया ए के कंपैरिजन में वो भी हम जानेंगे. इनहेरिटेंस, इट इज अगेन एक्स लिंक्ड रिसेसिव एंड द जीन इन्वॉल्व्ड इज F9 जीन वेयर दिस 9 रेफर्स टू द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9. देन कम्स द हेमोफीलिया सी, बट बिफोर दैट हेमोफीलिया बी is also known as Christmas disease. Why it's known as Christmas disease? The disorder was first reported in 1952 in a 5-year-old patient with the name of Stephen Christmas. तो इसलिए जो नाम है क्रिसमस डिजीज रखा गया. हेमोफीलिया सी के केस में कौन सा फैक्टर है? देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11. सो ध्यान रखिएगा 8, 9, 11 ये कॉन्टिन्यूटी में 8, 9, 10 नहीं है, इट इज 11. रिमेंबर इट इज नॉट सेक्स लिंक्ड. ये ऑटोसोमल है हेमोफीलिया सी. हेमोफीलिया ए और बी सेक्स लिंक्ड रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम, बट दिस वन इज ऑटोसोमल एंड इट इज रेयर. Severity usually mild. Affected, it affects both males as well as females because it is autosomal. Hemophilia C जो है it is distinct or different from the classical hemophilia A and B in terms of its genetics, in terms of its severity and even the clinical presentation. ये rare है, less severe है and autosomal है, means it is not sex linked and it often undergoes underdiagnosed. It's an autosomal mild bleeding disorder due to factor 11 deficiency, which is characterized by, now remember this, it is characterized by procedure related bleeding rather than spontaneous hemorrhage. जैसा कि हमने हेमोफीलिया ए में देखा था spontaneous hemorrhage हो जाता है, यहाँ पे प्रोसीजर रिलेटेड ब्लीडिंग है. ना व्हाट डज दिस मीन प्रोसीजर रिलेटेड ब्लीडिंग? जब किसी किस्म का कोई सर्जिकल हम ऑपरेशन कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, टूथ एक्सट्रैक्शन है, दांत निकालना है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है. सो इट्स प्रोसीजर रिलेटेड ब्लीडिंग रादर देन द स्पॉन्टेनियस हेमोरेज. सो इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11. फैक्टर 11 जो है, इफ यू रिमेंबर, it is not essential for initiation of clotting, but it is for the sustaining and amplification of the clotting process. Factor 11 जो है ये initiation of clotting के लिए नहीं है, परंतु उस clotting process को sustain करके रखने के लिए और उसे amplify करने के लिए ज़रूरी है. ये बातें हम अपने previous lectures में discuss कर चुके हैं. That's why bleeding is mild and inconsistent. So हेमोफीलिया सी के बारे में हमने मेजरली क्या समझा? इट डिफर्स फ्रॉम हेमोफीलिया ए एंड बी in terms of its genetics, in terms of its severity and clinical presentation. Procedure related bleeding is देखने को मिलती है इसमें and clotting factor 11 की deficiency की वजह से है. तो इसमें जो जीन इन्वॉल्व है
हीमोफीलिया सी में दैट इज F11 जीन ऑटोसोमल है. The gene responsible for hemophilia C is F11 gene and it is located on chromosome number 4. ये एग्जैक्ट लोकेशन है इस पर्टिकुलर जीन की. ये क्रोमोसोम 4 से रिलेटेड है. हीमोफीलिया ए और बी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. Now, since it is an autosomal disorder and usually recessive, so it affects both males and females equally. Mutation occurs in this F11 gene and the heterozygotes may show mild bleeding. जो heterozygous individuals हैं उनमें भी mild bleeding देखने को मिल सकती है. ज़्यादातर cases जो हैं, because most symptomatic cases occur when both alleles of the F11 gene are defective. But some heterozygotes, they can also show bleeding. That's why it breaks the pure recessive pattern. है ना, मैंने लिखा it is usually recessive disorder. एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं हेमोफीलिया सी, हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी में. हेमोफीलिया ए और बी में which are the deficient factors? Factor 8, factor 9. For hemophilia C, it is factor 11. A and B, sex chromosome linked, X chromosome से linked है. This one is autosomal. The gene is present on chromosome number 4. A और B often severe है. ये usually mild है. ये कॉमन है इसके कंपैरिजन में, ये रेयर है, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा कॉमन 80% केसेस में हमें हेमोफीलिया ए देखने को मिलता है. एंड हेम आर्थ्रोसिस मतलब ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स कॉमन, यहां पे रेयर. स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इसमें कॉमन है और उसमें वेरी रेयर है. हेमोफीलिया ए देखा हमने, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी. हेमोफीलिया डी क्या है? Now this hemophilia D, it is an old, outdated and this terminology is no longer used. It was historically used for factor 12 deficiency. तो obsolete term है ये. It is an old, it's an old, outdated term historically used for, it was historically used for factor 12 deficiency, which is Hagheman factor. It's not a true hemophilia. Why? Because patients do not have a bleeding tendency. Classical hemophilia जो है, hemophilia A, hemophilia B, they cause clinical bleeding and affect the clot formation in vivo inside the normal physiological conditions. लेकिन factor 12 की जो deficiency है, factor 12 deficiency, the so-called hemophilia D, does not cause abnormal bleeding in real life. Hence, it does not meet the definition of hemophilia. Because factor 12 जो है, it is important for in vitro coagulation outside the body in the glass. In vitro coagulation tests, not for the physiological hemostasis, right? So ये हेमोफीलिया डी फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, बट ये ऑब्सोलीट टर्म है, अब यूज नहीं करते हम हेमोफीलिया डी. होता क्या था कि जो पहले के साइंटिस्ट थे, अर्ली रिसर्चर्स, दे बेसिकली क्लासिफाइड इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर डेफिशिएंसीज एज हेमोफीलियाज. इंट्रिंसिक पाथवे अगर आपको याद हो, ब्लड क्लॉटिंग में जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, there is extrinsic pathway, there is intrinsic pathway, trauma to the tissue or trauma to the blood itself. So depending upon that हम extrinsic intrinsic pathway जो है डिवाइड करते हैं. So early researchers ने क्या करा कि क्लासीफाई कर दिया जितने भी intrinsic pathway में involved factors हैं, अगर उनकी deficiency है तो उसे हेमोफीलिया कह दो. Factor 12 deficiency showed abnormal clotting tests outside the body. So it was wrongly labeled as hemophilia D. Later clinical observations have proved that there is no bleeding, so the term was abandoned. अब हम ये term use नहीं करते.
यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दिया है, कंपैरिजन विद ट्रू हेमोफीलियाज. सो हेमोफीलिया ए रिलेटेड टू 8, हेमोफीलिया बी रिलेटेड टू 9, हेमोफीलिया सी रिलेटेड टू 11, हेमोफीलिया डी रिलेटेड टू 12. राइट. पूरे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी नोट्स के फॉर्म में. नाउ हेमोफीलिया ई, क्या हेमोफीलिया ई भी कुछ होता है? हेमोफीलिया जी भी कुछ होता है? सी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ओनली द हेमोफीलिया ए दैट इज फैक्टर 8, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 एंड हेमोफीलिया सी दे आर एक्चुअली हेमोफीलियाज. हालांकि हेमोफीलिया सी के केस में हमने देखा था प्रोसीजर रिलेटेड ब्लीडिंग है. बाकी जो भी हैं, द अदर सो कॉल्ड टाइप्स लाइक हेमोफीलिया डी, हेमोफीलिया ई, they are basically the historical misnomers or rare clotting factor deficiencies. Hemophilia E जो है also called parahemophilia or Oren's disease. It is an autosomal recessive disorder and it is related to factor 5. E is related to factor 5 deficiency. It causes bleeding. But we know that factor 5 is part of the common pathway. Extrinsic pathway और intrinsic pathway में ये एक common step आ जाता है जहां factor 5 का role है. Factor 7 deficiency, sometimes called as hemophilia G. It affects the extrinsic pathway of the blood clotting. तो जनरली अब ये टर्म्स हम यूज करते नहीं हैं, दैट हेमोफीलिया E or hemophilia G. Now, why only A, B and C are called hemophilia? ऐसा क्यों है? Reasons है. किसी डिसऑर्डर को आप हेमोफीलिया तब कहेंगे, a disorder is called hemophilia when it involves intrinsic pathway factors. It produces true bleeding tendency. It has a defined genetic pattern. It shows typical hemophilic bleeding, that is hemarthrosis, spontaneous bleeding in the joints. So factor 8, 9, 11 के केस में ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसलिए हम इनको हेमोफीलिया में लेते हैं. चलिए आगे जानते हैं हेमोफीलिया के बारे में. हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज हेमोफीलिया also called royal disease because it has been quite common in the royal families of Europe. So this disease has spread to them through the children of Queen Victoria. अभी हम देखेंगे आगे. So ancestors जो थे queen के, they did not possess the disease. तो ऐसा माना जाता है, it appears that the gene for hemophilia developed either in the germ cells of her father or herself through some kind of mutation. तो हम जानते हैं कि हेमोफीलिया के केस में फीमेल्स जो है वो कैरियर्स हैं. अभी हम वो जेनेटिक्स भी देखेंगे, तो आगे पास ऑन करती हैं उस चीज़ को. नाउ बीइंग सेक्स लिंक्ड, द जीन फॉर हेमोफीलिया शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. आई विल डिस्कस दैट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. तो फ्रीक्वेंसी है कि हर 7000 मेल्स में से किसी एक को होता है. क्या फीमेल्स में हेमोफीलिया होता है? बहुत रेयर है. ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट हैव हेमोफिलिक फीमेल्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर आर, बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी रेयर. मिलियंस में से किसी एक फीमेल में हो सकता है. फीमेल में हेमोफीलिया होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? विल सी दैट. नाउ ये वही एक आप चार्ट देख लीजिए. Members of the royal family with hemophilia and carriers of hemophilia, starting from Queen Victoria, right? How this has spread to the progeny. Now, hemophilia is due to the presence of a recessive sex-linked gene H. तो हम small letter H से denote कर देंगे इसे, which is carried by X chromosome. अब हेमोफीलिया ए है या बी है, ये एक्स लिंक्ड है, और हेमोफीलिया सी हमने देखा था ऑटोसोमल है. अगर हम हेमोफीलिया ए की बात करें, द जीन F8 रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, इट इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, द लॉन्ग आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम.
जीन का लोकेशन है। हम जानते हैं कि मेल्स के केस में देयर इज 1 X एंड 1 Y, फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम्स। मेल्स यानी XY एक्सप्रेस द डिजीज बिकॉज एक ही X क्रोमोसोम है। फीमेल के केस में 2 X क्रोमोसोम्स हैं, तो फीमेल के केस में अगर एक X एबनॉर्मल है तो दूसरा X नॉर्मल है। बट मेल में क्योंकि एक ही X क्रोमोसोम है और दूसरा Y है, इस X का काउंटर पार्ट नहीं है दूसरा X, तो फिर मेल में अगर ये एक X क्रोमोसोम में डिफेक्ट आया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फीमेल्स they are usually the carriers. As the normal gene on the other X, it can compensate. फीमेल हेमोफिलिक कब होगी? जब दोनों X क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर हो जाता है। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर है कि दोनों X डिफेक्टिव हो। ये कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल है? कि सपोज देर इज अ कैरियर फीमेल, शी मैरिज अ हेमोफिलिक मेल, तो एक जाइगोट ऐसा बन सकता है जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन हो जाए, XH XH। ऐसा जाइगोट जनरली सर्वाइव नहीं करता है। मान लीजिए सर्वाइव कर भी जाए, एम्ब्रियो बनने लगे तो मिसकैरेज हो जाता है, या जन्म के बाद डेथ हो जाती है, या फिर जब ऐसी फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचेगी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस और कॉम्प्लिकेशंस होंगी एंड शी कैन डाई। बट शी कैन सर्वाइव, बट थ्रू आउट हर लाइफ शी मे हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। Female becomes hemophilic only when both its X chromosomes they carry the gene. So अगर ये situation होगी, जो कि rare है, such females generally die before birth because the combination of these two recessive alleles proves to be lethal. अगर एक ही X defective है फीमेल में, a female having only one allele for hemophilia, XHX, she'll appear normal. Such females, they are called as carriers. In case of male, single gene for the defect is able to express itself because the Y chromosome, it is devoid of any corresponding allele. तो ये एक तरह से नुकसान है मेल के लिए कि भाई उसके पास एक ही X क्रोमोसोम है, और अगर वो डिफेक्टिव हो जाता है तो डिसऑर्डर उसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। हम बात कर रहे थे जो जीन्स इन्वॉल्व हैं हेमोफीलिया में, F8 जीन, F9 जीन, F11 जीन। तो थोड़ा सा इस F8 जीन के बारे में जानते हैं। F8 gene, this is one of the most clinically important genes in human genetics because its defect results in hemophilia A. तो इस F8 जीन का पूरा नाम क्या है? We call it coagulation factor 8 जीन। क्यों? बिकॉज ये जो जीन है coagulation factor 8 जीन, ये क्या बना रहा है? इट प्रोड्यूसेस द क्लॉटिंग फैक्टर 8, तो इसलिए नाम हमने F8 जीन रखा, राइट? नाउ दिस क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रोड्यूस्ड बाय gene which is F8 gene. Where it is located? It's located on X chromosome, the long arm of X chromosome. It's a very large gene. इसमें highly repetitive DNA sequences हैं, जिसके कारण से उनमें म्यूटेशन या एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। मैंने कहा था ना, हेमोफीलिया ए जो है वो सबसे कॉमन है आउट ऑफ हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी। तो वो क्यों है कॉमन? बिकॉज this gene, F8 gene, is a very large gene. It is composed of 26 exons and 25 introns. It contains highly repetitive DNA sequences. So यही कारण बन जाता है, these repetitive sequences are the reason that why inversions they occur frequently. So because the gene is large and structurally complex, it is highly mutation prone. तो अगर हमें कोई पूछा जाए that out of hemophilia A, B, C, why hemophilia A is more common? Because the gene F8 gene, which is located on the long arm of the chromosome, X chromosome, it's a very large and structurally complex gene, so it is prone to mutations. Defect जब आता है F8 gene में, F8 gene which is coding for the clotting factor 8,
right? So the defect in F8 gene is mutation of the gene which results in either the deficient or the non-functional factor 8 प्रोटीन। समस्या क्या हो जाएगी डिफेक्ट आने से कि जो प्रोटीन वो बना रहा है फैक्टर 8 जो बन रहा है या तो वो डेफिशिएंट है या वो नॉन फंक्शनल है। ये डिफेक्ट कैसा है? इट्स नॉट अ सिंगल टाइप, द डिफेक्ट इज मल्टीपल काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस कैन अफेक्ट द F8 जीन। कई तरह की म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो उनका फाइनल नतीजा ये है, देयर विल बी रिड्यूस्ड सिंथेसिस और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फंक्शनल फैक्टर 8। या तो कंप्लीटली एब्सेंट है या डेफिशिएंट हो जाएगा फैक्टर 8। कई तरह की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लार्ज स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स जीन है, सो इन्वर्जन it is the most common type in severe hemophilia A, like intron 22 inversion. Intron 22 inversion is most frequent. There can be intron 1 inversion, that is less common. We have seen that it has 26 exons and 25 introns. So as I told you कि जो 22 inversion है, intron 22 inversion वो सबसे common है, most common है। इंट्रॉन 1 इन्वर्जन कंपैरेटिवली लेस कॉमन है। तो जिसके कारण हो क्या जाएगा, इट प्रिवेंट्स द प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द F8 जीन एंड लीड्स टू सीवियर हेमोफीलिया ए। सो वी हैव सीन अबाउट F8 जीन, structurally complex gene, highly repetitive DNA sequences, so it's prone to mutations, right? Missense mutations भी हो सकती हैं इसमें। There can be missense mutation which will result in altered factor 8, and there can be nonsense mutation which will result in a kind of truncated protein. So these are often associated with mild to moderate disease, right? या फिर there can be loss of one or more exons that will result in what? Absence of factor 8 कि factor 8 है ही नहीं, which will cause obviously severe hemophilia. Frame shift mutation हो सकती है which will alter the reading frame and produce non-functional protein. तो मोटे तौर पे हमने ये जाना कई तरह की abnormalities इस F8 जीन में आ सकती हैं, जिनका नतीजा क्या हो सकता है कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 बन ही नहीं रहा, कम बन रहा है, डिफेक्टिव बन रहा है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है, जिसका दूसरा नाम है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए या एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये बनता कहाँ है, ये बात इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 8, other name anti-hemophilic factor A, it's produced by the endothelial cells. Endothelial cells which are especially lining the liver sinusoids. Sinusoids are what? The large broken capillaries in the liver. तो एंडोथीलियल सेल्स बनाते हैं, ये मेन सोर्स है स्पेशली लिवर के साइनोसॉइडल एंडोथीलियल सेल्स। Factor 8 is not primarily made by hepatocytes. हम कहते थे it is produced by liver, but liver में actually कहाँ? Not the hepatocytes. It's the sinusoidal endothelial cells. In addition to that, it is also synthesized by endothelial cells of other tissues, spleen and lungs. Blood में ये circulate करता है with von Willebrand factor. So it circulates in blood and bound to von Willebrand factor. So factor 8, anti-hemophilic factor, anti-hemophilic globulin produced by sinusoidal endothelial cells of liver. In addition to that, it is also produced by the endothelial cells of spleen and even lungs. ये एक glycoprotein है, synthesized mainly by endothelial cells. ये काम क्या करता है? It acts as a cofactor in the intrinsic coagulation pathway by assisting factor 9A
इन द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। फैक्टर 10 को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 बनाने में फैक्टर 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 9 का रोल है, 9A का। सो वहां पे फैक्टर 8 इन्वॉल्व है। It is produced artificially by rDNA, recombinant DNA technology, using mammalian cell lines such as the CHO cells, Chinese hamster ovary cells, where the human F8 gene is expressed and the synthesized glycoprotein is purified for the therapeutic use. So factor 8 हमने recombinant DNA technology से बनाया है। फैक्टर 9 का जो जीन है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। F9 gene for the clotting factor 9 is located on long arm of the X chromosome and this is the exact location. अगर F8 के कंपैरिजन में देखें, F8 जीन जो है, एज आई टोल्ड यू, हाईली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, तो F9 जो है उसके कंपैरिजन में इट इज स्मॉलर एंड स्ट्रक्चरली सिंपलर, तो इसलिए इसमें गड़बड़ होने की संभावना कम है, तो इसलिए ये वाला हीमोफीलिया कंपैरेटिवली कम है। इट हैज 8 एक्सॉन्स एंड 7 इंट्रॉन्स, अनलाइक F8 इन्वर्जन्स आर रेयर, वहां पे इन्वर्जन्स बहुत कॉमन है। मोस्ट डिफेक्ट्स इन दिस केस आर मिस सेंस म्यूटेशंस, जिसके कारण माइल्ड मॉडरेट डिजीज होती है। देयर कैन बी नॉनसेंस म्यूटेशंस, जिसके कारण सीवियर डिजीज हो सकती है। देयर कैन बी स्मॉल डिलीशंस और इंसर्शंस, जिसके कारण रिड्यूस्ड या एब्सेंट हो जाएगा फैक्टर 9। सो यहां से हमें क्या बात पता चली? F9 जीन स्ट्रक्चरली उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें 8 एक्सॉन्स और 7 इंट्रॉन्स हैं, तो इन्वर्जन्स बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ मिस सेंस म्यूटेशंस, नॉन सेंस म्यूटेशन या स्मॉल डिलीशन या इंसर्शंस हो सकते हैं जो अकॉर्डिंगली अपना इफेक्ट दिखाते हैं। फैक्टर 9 जो है, जिसके लिए जीन क्या था? F9 जीन। फैक्टर 9 विच इज क्रिसमस फैक्टर, ये कहां बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हिपेटोसाइट्स, दैट इज द लिवर पेरेन्काइमल सेल्स, और जो हमने F8 देखा था दैट वाज बाय द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लिवर साइनोसॉइड्स। दिस पर्टिकुलर फैक्टर, फैक्टर 9, it is vitamin K dependent clotting factor. It requires vitamin K for carboxylation, functional activation, and it circulates free in plasma. ये vitamin K का रोल हम अपने previous lectures में already discuss कर चुके हैं। Now, let's come back to general about hemophilia. जो bleeding trait है hemophilia में, it varies in degree of severity depending upon the genetic deficiency. कि किस extent तक, किस level की bleeding tendency होगी, ये हमने देखा कि किस तरह का mutation है। Bleeding usually does not occur except after trauma, but in some patients, the degree of trauma required to cause severe and prolonged bleeding may be so mild that it is hardly noticeable. तो कई केसेस में तो इतनी माइनर सी इंजरी है उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है, और कई केसेस में वाकई अगर कोई मेजर कट लगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। For instance, bleeding can often last for days after extraction of a tooth. So degree of severity देखते हैं, based on level of clotting factor in the plasma. Based on level of clotting factor in the plasma, फैक्टर लेवल लेस देन 1% है तो काफ़ी सीवियर होगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाएगी। पर्टिकुलर फैक्टर का लेवल 1 to 5% है तो मॉडरेट सीवियरिटी है, ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी। और अगर फैक्टर लेवल 5 to 40% है तो हमें माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर सम काइंड ऑफ ट्रॉमा या सर्जिकल इंटरवेंशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द फैक्टर, द सीवियरिटी ऑफ द ब्लीडिंग इज गोइंग टू वेरी। फैक्टर 8 जो होता है, इसके 2 एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। Factor 8 has 2 active components. There is a large component which has a molecular weight in millions, and there is a small component
which has a molecular weight of about 2,30,000. जो smaller component है, smaller component is most important in the intrinsic pathway for clotting, and its deficiency of this particular part of factor 8, the smaller component, that causes the classic hemophilia. Another bleeding disease with somewhat different characteristics is called as von Willebrand disease, and that von Willebrand disease results from loss of the larger component. So factor 8 has two components, a larger component and a smaller component. Larger component related to von Willebrand disease, smaller component related to that classic hemophilia. Now, when a person with this classic hemophilia is having severe prolonged bleeding, तो फिर हम उसमें क्या इलाज करें? The only therapy that is truly effective is injection of the purified factor 8. और इसका कॉस्ट जो है फैक्टर 8 का काफ़ी हाई है, बिकॉज इट इज़ गैदर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड ओनली इन एक्सट्रीमली दैट टू ओनली इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8, as I told you, RDNA technology से हमने बनाया, it is making this treatment available to more patients with the classic hemophilia. Right? ये PDF में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें. वॉन विलेब्रेंड डिजीज़ के बारे में भी यहाँ पे मैंने डिस्कस करा है. सो पूरे PDF नोट्स मिलेंगे, ये आपके लिए है, खुद के लिए पढ़ने के लिए. जेनेटिक्स की बात करते हैं. जैसा कि मैंने कहा था कि फीमेल्स जो हैं वो कैरियर कहलाती हैं हीमोफीलिया के लिए. एक कैरियर फीमेल का जीनोटाइप अगर हम देखें तो वो क्या है? इट इज XHX या XXH ऐसे कह दीजिए, और ये नॉर्मल मेल है. गैमेट्स बनेंगे फीमेल का. एक ओवा हमने देखा कि नॉर्मल है, दूसरा डिफेक्टेड है इन द सेंस कैरिंग दी एलील फॉर द हेमोफीलिया. मेल के नॉर्मल स्पर्म्स हैं. आगे प्रोजेनी में क्या क्या ऑप्शंस हैं? शी कैन गिव बर्थ टू अ कैरियर गर्ल, एंड अगर लड़का होगा बॉय, so because male baby is going to have the Y sperm from the father and this XH of the female, that will result in birth of hemophilic boy, right? अगर फीमेल नॉर्मल है XX, मेल हेमोफिलिक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं गैमेट्स के? आप देख सकते हैं. नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल ओवा बना रही है, X कंटेनिंग. हेमोफिलिक मेल में 50% स्पर्म्स विल बी कैरिंग दिस XH and 50% will be carrying Y. So, क्या क्या ऑप्शंस हैं? कैरियर गर्ल, नॉर्मल बॉय, कैरियर गर्ल, राइट? इफ शी इज अ कैरियर एंड ही इज हेमोफिलिक, है ना, तो ये वो सिचुएशन हो जाएगी जहां पे फीमेल बेबी जो है वो हेमोफिलिक होगी, हेमोफिलिक गर्ल, एंड इट्स रिटन डाइज. वेरी रेयरली इट हैपेंस दैट शी सर्वाइव्स, एंड वी डू हैव हेमोफिलिक फीमेल्स इन द पॉपुलेशन. एक पूरा मैंने आपके लिए टेबल दिया है. डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, 10, 11, 12. कॉरस्पॉन्डिंगली क्या क्लिनिकल सिंड्रोम होगा और उसका कॉज क्या हो सकता है? Some acquired and inherited clotting disorders and a list of anticoagulant drugs, right? Acquired clotting disorder, vitamin K deficiency. Inherited clotting disorder, hemophilia A, von Willebrand disease, hemophilia B, and then these anticoagulants which we have discussed in the previous sessions. Factors involved in coagulation, right? ये complete आपको PDF मिल जाएगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है या इवन पिंड कमेंट में भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे सारे नोट्स शेयर होते हैं, ठीक. सो आई होप यू enjoyed the session. हेमोफीलिया के ऊपर ये डिटेल्ड डिस्कशन हमने देखा. चलिए, नमस्कार, बाय बाय. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा.